नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने छायावाद का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। इसकी समय सीमा 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक है। प्रगतिवाद को राजनीतिक जागरण की कविता भी कहते हैं और प्रगतिवाद ये मार्क्सवाद की ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे हमने छायावाद पढ़ने से पहले इस छायावाद दीर्घकालीन कविता की प्रवृत्तियों को पढ़ा था, तो हम प्रगतिवाद पढ़ने से पहले छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है और प्रगतिवाद की क्या प्रवृत्तियां हैं, इन पे बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने छायावाद पढ़ लिया था, तो छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। छायावाद में व्यक्तिगता की प्रधानता है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिकता की प्रधानता है। छायावाद में व्यक्ति महत्वपूर्ण था, लेकिन जब हम प्रगतिवाद में आते हैं और प्रगतिवाद की कविताओं को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके केंद्र में समाज है। छायावादी कविता यूरोपीय रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, जबकि प्रगतिवादी कविता कार्ल मार्क्स के जीवन दर्शन से प्रभावित है। यानी मार्क्सवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रगतिवादी कविता में देखी जा सकती है। छायावादी कविता में हिंसा, मूल्य और वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति नहीं मिलती, जबकि प्रगतिवादी कविता में हिंसा, मूल्य का समर्थन और वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है, क्योंकि ये मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है। छायावाद में आदर्शवाद, कल्पना तत्व की प्रधानता मिलती है, जबकि प्रगतिवाद में एक वैज्ञानिक सोच और यथार्थवाद के प्रति अधिक लगाव है। छायावादी कविता में आध्यात्मिक भान है, इसमें अध्यात्म देखा जा सकता है, लेकिन प्रगतिवादी कविता में धर्म और विश्वास बिल्कुल नहीं है। छायावादी कविता में प्रकृति और नारी के सूक्ष्म सौंदर्य, उदात्त भाव आदि का चित्रण किया गया है। यहाँ स्त्री के आत्मिक सौंदर्य पर विशेष बल है, जबकि प्रगतिवादी कविता तन और मन दोनों स्तर पर नारी की सहभागिता की अपेक्षा रखती है। प्रगतिवादी कवियों में नारी व प्रकृति के सौंदर्य अंकन का सच काल्पनिक वायु अभिव्यक्ति न मिलकर जीवन के यथार्थ बोध के स्तर पर इसका चित्रण किया गया है। छायावादी कविता में सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विशेष बल है, जबकि प्रगतिवाद राजनीतिक पुनर्जागरण की विशेष अभिव्यक्ति मिलती है। छायावादी कविताओं में जो रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता और प्रतीक व्यवस्था की भरमार मिलती है, वो प्रगतिवादी कविता में नहीं मिलती। प्रगतिवादी कविता में सीधे सीधे प्रखर राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। इसका स्वर देखेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है और एक राजनीतिक विचारधारा से इस काल में कविता लिखी गई है, जो कि छायावाद में नहीं देखी जाती है। प्रगतिवादी कविता की जो विशेषताएं हैं, वो किसान और मजदूरों की कविता है। वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित है। प्रगतिवादी कविता मानवतावादी भावबोध से परिपूर्ण है। धर्म और ईश्वर में अविश्वास है। ये धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं कहते हैं। समय मार्क्सवाद ने कहा था कि धर्म एक अफीम के समान है, तो धर्म और अविश्वास की कविता है प्रगतिवादी कविता। प्रगतिवादी कविता भाग्यवाद का प्रबल विरोध करती है। वैज्ञानिकता और यथार्थवाद के प्रति आग्रह इस कविता का सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का खुलेआम विरोध मिलता है इस प्रगतिवादी कविता में। प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन है, जिसका मूल आधार सामाजिकता है और जीवन जगत के यथार्थ का चित्रण मिलता है प्रगतिवादी कविता में। यह कविता प्रगतिवादी मूल्यों की वाहक है, जो सामाजिक धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडों, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करती है। प्रगतिवादी कविता में मध्य वर्ग की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया गया है। यह भावबोध सर्वाधिक मुक्तिबोध में है। वो मध्य वर्ग की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं, उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। प्रगतिवादी कविता यह मानकर चलती है कि साम्यवादी क्रांति के लिए हिंसा का मूल्य आवश्यक है, जबकि छायावाद में हम देखेंगे जो छायावाद काल था,
उसको हम प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे लेखकों पर गांधीवाद का प्रभाव था। छायावाद युग पे गांधीवाद का प्रभाव दिखता है, लेकिन प्रगतिवादी युग पे मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है। और मार्क्सवाद हिंसा में विश्वास जो मानते हैं मार्क्सवाद को, उनका मानना है कि बिना हिंसा के क्रांति नहीं हो सकती। तो इसलिए साम्यवादी क्रांति के लिए हिंसा का मूल्य आवश्यक मानते हैं। जैसे केदारनाथ अग्रवाल की एक पंक्ति है, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। नागार्जुन ने भी लिखा है, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है मेरे कविता। प्रगतिवादी कविता प्रतिबद्धता की कविता है। प्रगतिवादी कविता सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्थापित करना चाहती है। वही, क्योंकि मार्क्सवाद की थ्योरी में सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की जो सिद्धांत है, उसके आधार पर कहती है कि कविता में या फिर समाज में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होना चाहिए। प्रगतिवादी कविता में सामाजिकता, जुड़ाव, स्वदेशिता एवं साम्यवादी विचारों से बद्धता मिलती है। कल्पना के स्थान पर यथार्थ पर बल मिलता है। छायावादी कविता में हमने देखा था कि उसमें कल्पना मिलती है, वायवी है, उस तरह की। यहाँ इस कविता में बिल्कुल भी कल्पना और वायवी तरह की कविता नहीं मिलती है। जो भी है वो हुबहू यथार्थ है। व्यष्टि चेतना के आधार पर समष्टि चेतना पर बल मिलता है, यानी कि व्यक्तिगता के स्थान पर सामाजिकता को बल मिलता है। प्रगतिवादी कविता में सौंदर्य की वस्तुनिष्ठ सत्ता को स्वीकार किया गया है। शोषण, पीड़ित, पद दलित मानवता के प्रति ग्रहणा कार्मिक भाव है इस युग की कविता में। शोषकों के प्रति व्यंग और आक्रोश का भाव मिलता है। जो भी शोषक वर्ग है उनके प्रति व्यंग मिलता है यहाँ इस काल की कविता में। प्रगतिवादी कविता मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। वस्त्र प्रेम और रोमांस की अभिव्यक्ति भी है। नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। प्रगतिवादी कविता कला जीवन के लिए है सिद्धांत का पालन करती है। मुक्त छंद को अपनाया है। कला पक्ष से ज्यादा भाव पक्ष को महत्व देती है प्रगतिवादी कविता। तीव्र राष्ट्रीय चेतना भी मिलती है। ये कविता राजनीतिक विसंगतियों पर चोट करती है। सड़ी गली रूढ़ियों को ध्वस्त करती है प्रगतिवादी कविता। यह कविता उपयोगिता मूल्य जीवन दर्शन को स्वीकार करती है। इसलिए नंदलाल वाजपेयी ने भी प्रगतिवाद को उपयोगितावाद नाम दिया है। प्रगतिवादी कविता में लोक संग्रह या लोक मंगल का भाव, लोकोन्मुखता, जनजीवन की विशद अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रात्मकता या बिंब धर्मिता का गुण भी मिलता है। प्रगतिवाद के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। 1930 ईस्वी के बाद 30 ईस्वी के बाद ही हिंदी साहित्य में यथार्थवाद के प्रति एक रुझान दिखाई देता है। 1930 ईस्वी में पहले प्रेमचंद ने जो आदर्शवादी और आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां लिखी थी, वे 1930 ईस्वी और इसके बाद लिखी गई और बेहद यथार्थवादी कहानियों से मेल नहीं खाती हैं। प्रेमचंद का जैसे आप कफन देख लेंगे, गोदान देख लेंगे, ये सब थी आदर्श उन्मुख, ये सब रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद 1933 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर समाजवादी दल की स्थापना हो गई। 1935 ईस्वी में एम फॉरेस्टर के नेतृत्व में पेरिस, फ्रांस में एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1936 ईस्वी में पंत जी ने युगांत लिखकर छायावाद के अंत का घोषणा पत्र लिख दिया था 1936 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में ही मुल्क राज आनंद व सज्जाद अहिर के प्रयासों से लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। मुल्क राज आनंद और सज्जाद अहिर के प्रयासों से 1938 ईस्वी में पहली प्रगतिशील पत्रिका रूपाव काला केकर यूपी का प्रकाशन हुआ और यहीं से प्रगतिवादी काव्य की विधिवत शुरुआत होती है 1938 ईस्वी में रूपाव पत्रिका से। ये थी प्रगतिवाद की विशेषताएं और उसके उदय की पृष्ठभूमि। हम लोग किताब से देख लेते हैं। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक की, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय
से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। हालांकि इनके आगे मुंशी लगाना ठीक नहीं है। तो 1936 ईस्वी से इसी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, वही से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। पहला लेखक संगठन था सोवियत लेखक संघ, जिसकी स्थापना रूस में हुई थी और इसका नेतृत्व गोर्की ने किया था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो किसने माना है और किस रचना को माना है, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है और ये रचना सुमित्रानंद पंत जी की है और इन्होंने युगांत की रचना करके छायावाद की अंत की घोषणा की थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। यानी करुण सतसई को, ये रचना करुण सतसई और इसके लेखक रामेश्वर करुण और इसकी भाषा ब्रजभाषा है। इसको प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है गणपति चंद्रगुप्त ने और बच्चन सिंह ने युगवाणी को। प्रगतिवादी कवि के जो रचनाकार है कवि है, उनका कालक्रम अनुसार यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया गया है। इनका जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 2000। जन्म स्थान कमासिन बांदा, यूपी के बांदा में। माता पिता हनुमान प्रसाद और घिसट्टो, पत्नी पार्वती। प्रथम संग्रह युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभ दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ये महत्वपूर्ण है कि किस नाम से रचनाएं करते थे, तो बालेंदु उपनाम से केदारनाथ अग्रवाल रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे और ब्रज भाषा में कवित और सवैया छंद लिखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताओं शीर्षक से किया। ये भी महत्वपूर्ण है। देश विदेश की कविताएं शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने अनुवाद किया देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची। इनकी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। उनकी पहली रचना है युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1989, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996। की 20 रचनाएं याद करनी है। उनको आप लोग ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं अपने अपने ट्रिक के माध्यम से, तो 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। इन्हीं को केन का कवि भी कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को।
इन पे इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं केन नदी पे। अगले कवि है नागार्जुन। इनका जन्म वर्ष 1911 से मृत्यु 1998 ईस्वी। ऊपर हमने देखा था केदारनाथ अग्रवाल जी का भी जन्म वर्ष 1911 ही था और नागार्जुन जी का भी 1911 ईस्वी और मृत्यु 1998 ईस्वी। जन्म स्थानांतरों में दरभंगा बिहार में। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। माता पिता गोकुल मिश्र उमा देवी। उपनाम यात्री और नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। याद रखेंगे इनका पहला उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। याद रखेंगे कौन सी भाषा में, संस्कृत और मैथिली। एक परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी हैं, तो उसमें संस्कृत, मैथिली और खड़ी बोली था और एक ऑप्शन गलत था। तो याद रखिए कौन कौन सी कविताएं में, कौन कौन सी भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। संस्कृत, मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। इनकी खड़ी बोली में जो रचना प्रकाशित हुई सबसे पहले वो राम के प्रति और विश्व बंधु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, जो लाहौर से निकलती थी 1935 ईस्वी में। इनकी रचनाओं का कालक्रम, इनकी भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में कालक्रम भी लगाने के लिए आ जाता है। की रचनाएं है पहली युगधारा 1953 ईस्वी और केदारनाथ सिंह की रचना थी युग की गंगा और इनकी युग की धारा। तो एक जैसी रचना दिख रही है, तो आप याद रखेंगे कि युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की और युग धारा नागार्जुन की। युग धारा उतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पुत्राई आंखें 1962 ईस्वी। भस्मांकुर 1971 ईस्वी। तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी। पुरानी जूतियों का परोस 1983 ईस्वी। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो परवे छंद में है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर, याद रखेंगे कि ये कौन सा काव्य है, खंड काव्य है भस्मांकुर और नागार्जुन जी की ये रचना है और ये बरवे छंद में रचित है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाच शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1968 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको 1968 ईस्वी में और पत्रहीन नग्नगाच नाम है, मैथिली भाषा में रचित है। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु है। पत्रहीन नग्नगाच पे नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये मैथिली भाषा में है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है कि कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव के लिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। बच्चन सिंह ने कहा इनकी कविताएं नुक्कड़ कविता है। इनकी कविताएं नागार्जुन जी की कविताओं। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घूरते देखा है, पासाड़ी, सिंदूर तिल की ढाल, तुम्हारी तंतुरित मुस्कान, पांच पुत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और इसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष नागार्जुन जी को कहा जाता है।
अगले कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। इनका जन्म 1915 ईस्वी और मृत्यु 2002 ईस्वी। जन्म स्थान झगरपुर उन्नाव। मूल नाम श्री मंगल सिंह और उपनाम सुमन। प्रथम संग्रह हिल्लोल 1939 ईस्वी। श्री मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला हिल्लोल, दूसरा जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी, उन्मुक्त गगन के। इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन रचनाएं याद रखनी है। युग के नाम से तीनों कवियों की रचनाएं हमें दिख गई। युग का मोल, युग की गंगा और युग धारा। तो युग का मोल श्री मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। युग धारा नागार्जुन की और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की। श्री मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है। दुनिया का यौवन, कलकत्ते का आकार, चल रही उदार। अगले कवि है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। इनका जन्म 1917 ईस्वी और मृत्यु 2007 ईस्वी। जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर। मूल नाम वासुदेव सिंह, उपनाम त्रिलोचन। प्रथम संग्रह धरती 1945। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। मुक्तिबोध ने इनको अवध का किसान कवि कहा है, त्रिलोचन जी को। इनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष भी धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957 ईस्वी, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी, शब्द 1980 ईस्वी, उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी, अरघान 1984 ईस्वी, तुम्हें सौ पता हूँ 1985 ईस्वी, कुल नाम है एक 1985 ईस्वी, अन कहनी भी कुछ कहनी है 1986 ईस्वी। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संगीत संग्रह हित हैं। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है और 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें 2700 बरवे संग्रहित हैं। याद रखें कौन से छंद में है, बरवे छंद में, और 2700 बरवे छंद है और ये अवधि काव्य कृति है त्रिलोचन जी की। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। सोनेट कई बार प्रश्न पूछा गया है। सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? त्रिलोचन शास्त्री। रागे रागो का मूल नाम त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। मूल नाम भी सबका याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। वासुदेव सिंह, जैसे इनका मूल नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी को है, इनका त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य मूल नाम से भी प्रश्न बनते हैं। नागार्जुन जी के मूल नाम से प्रश्न बने हैं। रांगे राघव ने 3 आख्यात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न है। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न है। पहला पिघलते पत्थर 1964 ईस्वी और दूसरा राह के दीपक। ये याद रखेंगे इनके तीनों आख्यात्मक काव्य, अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली। प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां आ गई हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की है। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मग्न है।
दूसरी पंक्ति है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। पंक्तियों में देख सकते हैं कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का प्रभाव है। ये पंक्ति तो उन्होंने, आज नदी बिल्कुल उदास थी, कविता की पंक्ति है, उन्होंने ये नदी पे जो लिखी थी। अगली पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे गलते देखा। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राजनीतिक और मार्क्सवाद से प्रभावित कविताएं मिलती हैं, तो इन कविताओं में आप देख सकते हैं। अगली पंक्ति है, आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकार कतार का बंदूक मार लेखन है। कुछ प्रेम कविताएं भी लिखी गई हैं इनमें। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है या तुम्हारी। मांझी नाव बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है जैसे टन टूटता। अगली पंक्ति है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। अगली पंक्ति, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, पत कटीले डाल के गावत है गुणवंत। अगली, काटो 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 करवी मारो मारो हुसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। ये थी केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। अगले कवि हैं नागार्जुन, इनकी पंक्तियां हैं, जो जन जन में जो ऊर्जा भरते, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। दूसरी पंक्ति है, याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम। इस पंक्ति में देख रहे हैं किस प्रकार उनका जो अपने गांव तरौनी ग्राम की याद आ रही है। ये पंक्ति उनकी कविता सिंदूर तिलकित बहाल से शायद ली गई है। अगली पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ये पंक्ति अकाल और उसके बाद की पंक्ति है, कई दिनों तक कानी को दिया सोई उनके पास। अगली पंक्ति है कालिदास से, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अगली पंक्ति है, विभु ने खाए सह तीरों पर, 12 घड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत टूटी है, आले पर बिस्तुइयां नाचे। अगली पंक्ति, अमल धवल गिर के सत्रों पर, बादल को घुटते देखा है। अगली पंक्ति है, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अगली पंक्ति है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। ये त्रिलोचन जी की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, यो ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। हम देखते हैं कि इस साल में प्रेम कविताएं भी मिलती है, जैसे त्रिलोचन जी की हमने देखा और केदारनाथ अग्रवाल जी की हमने देखा था। कविता यूं ही बन जाती है क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये मांझी न बरसाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता। ये कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 ईस्वी और मृत्यु 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, इनकी तो सभी काव्य कृतियां महत्वपूर्ण है और प्रकाशन वर्ष में की पहली काव्य कृति रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, कामधेनी 1947 ईस्वी, रश्मि रथी 1952 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी,
दिल्ली 1954 ईस्वी, सॉरी 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते और इतिहास की आंसू 1951 ईस्वी। इनमें से कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी खंड काव्य है। रश्मि रथी तो पढ़ के लिखा गया खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की बात पे लिखी गई है। ये दोनों प्रबंध काव्य है। उर्वशी गीति नाट्य है 1961 ईस्वी में। इन्हीं पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी की रचना पे। दिनकर ने मैथिली गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि माना जाता है और मैथिली गुप्त भी राष्ट्र कवि है। मैथिली गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी रचना भारत भारती जब ये लिखे थे तब इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो इसलिए दिनकर ने लिखा है कि मैथिली गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है दिनकर जी ने। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। इन पर देखा भी था कौन गीति नाट्य और दो, एक प्रबंध काव्य है, एक खंड काव्य है, बाकी काव्य संग्रह है। इनकी विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे विषय वस्तु। दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, पहली है ओ दुविधाग्रस्त शार्दुल बोल। दूसरा, स्वानों को मिलता दूध बाग, बच्चे भूखे अकलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अगली पंक्ति, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। अगली पंक्ति है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांधीव गढ़ा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। प्रयोगवाद और नई कविता। इस वीडियो में हमने प्रगतिवाद को देख लिया। बाकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं की विषय वस्तु और भी जो फैक्ट रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम प्रयोगवाद और नई कविता को शुरू करेंगे। वीडियो में जो नहीं समझ में आया हो उसको आप बाद में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।